मैं अभय कुमार दुबे लोकतांत्रिक राजनीति का एक छात्र हूँ। सोचने समझने की कोशिश करता हूँ कि लोकतंत्र का जनता से क्या संबंध है, लोकतंत्र का अफसरशाही से क्या संबंध है, लोकतंत्र का न्यायपालिका से क्या संबंध है, लोकतंत्र के जो कमजोर हिस्से हैं उन लोगों की प्रगति कैसी हो रही है, क्या वो लोकतंत्र का दरवाजा खटखटाते हैं तो दरवाजा खुलता है नहीं खुलता है। तो अब लोकतंत्र से हम लोगों ने जो उम्मीदें रखी थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए, उन्हें रेखांकित करने के लिए, उन्हें राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए लाउड इंडिया टीवी सक्रिय है। आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को सुनना चाहिए। हम तो बोलेंगे, लाउड इंडिया टीवी पर। लाल सलाम सुनने समझने सीखने वाले सभी साथियों को लाल सलाम। साथियों, आप सब जानते हैं कि लाल सलाम एक जन आंदोलन है और आज इस जन आंदोलन में हम फिर एक बार हमारे समय के एक महत्वपूर्ण संकट पे बात करने के लिए यहाँ पे आपके साथ हैं। कोरोना का संकट तो हम सब जानते हैं, समझते हैं। इस संकट के लिए जो जन विरोधी नीतियां जिम्मेदार हैं उनका नाम फासीवाद भी है। फासीवाद के संकट से देश में लोकतंत्र, स्वाधीनता, मानवीय मूल्य, संवैधानिक मूल्य सब संकट में है। इस संकट के समय में सांस्कृतिक परिदृश्य में जो हमारे लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवी, संस्कृति कर्मी, पत्रकार और विभिन्न मौकों पे काम करने वाले साथी इस संकट को किस चैलेंज के रूप में देखते हैं और अपना दायित्व का किस तरह निर्वहन कर रहे हैं, इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक और योद्धा साथी हैं। ये वो साथी हैं जो साहित्य में, संस्कृति में, कला में, चित्रकारी में, पेंटिंग में, थिएटर में, सामाजिक न्याय के मुद्दे पे, लोकतंत्र के मुद्दे पे, इतने सारे मुद्दों पे काम करने वाले साथी मनोज कुलकर्णी जी, जो कि जनवादी लेखक संघ के मध्य प्रदेश के प्रांतीय महासचिव भी हैं, वो हमारे साथ हैं। तो लाल सलाम कार्यक्रम में मनोज जी आपका स्वागत है। जी मनोज जी। लाल सलाम। जी कॉम्रेड मनोज जी, आपका स्वागत है। आज हम आपसे बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हैं। पिछले 6-7 साल में, उसके कुछ समय पहले से हमने देखा इस देश में एम.एम. कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश की हत्या हुई। ये तर्क संकट विचारों की बात है। उसके बाद कई बुद्धिजीवियों, रचनाकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे हुए। उसके बाद कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। कई लोगों पे देशद्रोही होने के झूठे आरोप लगा के तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। सही बात कहने वालों को संकटग्रस्त किया जा रहा है। तो ये जो संकट का समय है, तो इस संकट के समय में सांस्कृतिक परिदृश्य में हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लगातार बाधित किया जा रहा है। आप और हम चूंकि एक वैचारिक प्रतिबद्ध संगठन के साथी हैं, आज इस लाल सलाम कार्यक्रम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपसे बात करने के लिए आप जनवादी लेखक संघ के मध्य प्रदेश के महासचिव हैं और मैं आपसे जो बात कर रहा हूं प्रगतिशील लेखक संघ का प्रांतीय महासचिव हूं। तो दो देश के महत्वपूर्ण लेखक संगठनों के महासचिव आज इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, साझा अपनी चिंताओं को कर रहे हैं। तो मनोज जी, आप इस संकट को किस तरह से देखते हैं? मनोज जी। जी देखिए, निश्चित रूप से जैसा कि आपने जिक्र किया, संकट तो पिछले 7 वर्षों में तो सत्ता का साथ उस संकट को है, लेकिन उसके पहले से, यानी हम ये कह सकते हैं कि पिछले लगभग 30-35 वर्षों में आज जो संकट या आज जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, इसकी एक भूमिका बनानी शुरू कर दी गई थी। और 1992 में जब राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेके अयोध्या में एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था, उस समय से ही ये माना जा सकता है कि उस समय से ही इस संकट को एक गति मिलना शुरू हुई।
बेशक सांप्रदायिक जो मसले थे और फांसीवाद को समर्थन करने वाला जो संगठन है वो हमारे देश में आजादी के पहले से ही सक्रिय था, यानी लगभग अब उसके 100 साल होने जा रहे हैं अगले कुछ वर्षों में। लेकिन आजादी के आंदोलन में जो धर्मनिरपेक्षता के और लोकतंत्र के मूल्य हमने हासिल किए थे और आजादी के तत्काल बाद जो निजाम यानी जो जो सरकार बनी और जो संविधान हमने स्वीकार किया, उस संविधान में आधुनिकता की परियोजना थी और उसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, न्याय, गरिमा, इन सब का प्रावधान था। तो इसको जिस तरह से जो आजादी के आंदोलन में जो मूल्य हासिल किए गए थे, उन मूल्यों को अचानक ध्वस्त करना इन संगठनों के लिए संभव नहीं था। लेकिन 1990 के बाद यानी जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी वामपंथी जो सोवियत खेमा था उसके पराभव के बाद एक तरह से इनको एक उत्साह का अवसर मिला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब अमेरिका का वर्चस्व बढ़ने लगा और दक्षिणपंथी ताकतों का वर्चस्व बढ़ने लगा और जिसका परिणाम उदार आर्थिक नीतियों के नाम पे हुआ, तो हमारे देश ने भी सन 91-92 में इसको स्वीकार किया और हम देखते हैं कि लगभग उसी समय से ये जो भारत में जो फांसीवाद है और जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पे चलाया जाता है उसकी ताकतों को एक गति मिलना शुरू हुई। और ये गति देखते 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 एक समय था और ये माना जाता था, एक समय विशेष में ये माना जाता था कि भारत में जो हिंदुत्व की ताकतें हैं, जो बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता की ताकतें हैं, वे शायद सत्ता में ना आ पाए और जब तक वो सत्ता में नहीं आ पाती थी तब तक वे अपना जो मूल एजेंडा है यानी खास तौर से जो धारा 370 हटाना कश्मीर से, उसके बाद समान नागरिक संहिता की बात करना, राम जन्मभूमि की बात करना, इस तरह के जो इश्यूज से जो विवादास्पद थे उनको वे अपने राजनीतिक एजेंडे से हटा देते थे। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है और जिस तरह से वे अपने बल पे सत्ता में आने में सफल हुए हैं और 2019 में पुनः वे सत्ता में आए हैं और इस तरह से हमने देखा है कि 7 साल इस निजाम को हो गए हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके द्वारा जो पोषित संगठन है, उनके द्वारा जो पोषित लुम्पेन तत्व हैं, जो गुंडा तत्व हैं, जो बदमाश तत्व हैं, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे देश के भाईचारे को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे इस विविध रंगी देश की जो फैब्रिक है, जो हमारा ताना बाना है, उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको एक किस्म से महत्व मिलना शुरू हुआ है। और इस तरह से हमारे सामने ये चुनौती ज्यादा बड़ी तौर पे आती है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि हम लोग जिन संगठनों में हैं, हम लोग धर्मनिरपेक्षता की, सांप्रदायिक सद्भाव की, लोकतंत्र की, इन तमाम जो मूल्य हैं, जो प्रगतिशील मूल्य है, उनकी तरफदारी करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मुकाबला यानी हमारी वैचारिकता का इस पिछड़ी हुई और पुरातन विचारधारा से एक मुकाबला है और इसलिए इस चुनौतियां हमारे सामने बहुत सामने मौजूद है और हमको निश्चित रूप से इन चुनौतियों का सामना करने की जरूरत है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, आपने बहुत विस्तार से और गंभीरता से हमारे समय के संकटों को बताया। मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि आपने बाबरी मस्जिद के ध्वंस होने के समय का उल्लेख किया, उसके बाद गुजरात में जो नरसंहार हुआ वो भी उसी फांसीवादी प्रवृत्तियों का एक रूप है। और उसके बाद जिस तरह से कभी गौमांस के नाम पे और कभी तरह तरह से राष्ट्रवाद के नाम पे जिस तरह से सही बात कहने वालों को प्रताड़ित किया जाता रहा, ये हमारे समय का बहुत बड़ा संकट है। इस संकट से निपटने के लिए हमारे वैचारिक संगठनों ने महत्वपूर्ण काम किया है, लेकिन हम फिर भी महसूस करते हैं कि उस काम का जितना विस्तार होना चाहिए था वो विस्तार अभी तक हो नहीं पाया। तो ये विस्तार क्यों नहीं हो पाया? उस विस्तार को करने के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं मनोज जी? जी देखिए, ये सच है यानी जैसे आपने सबसे पहले इस बातचीत अभी यानी जो दूसरी बार में आपने शुरुआत की कि गोधरा कांड, यानी गोधरा कांड भी
जिसको यानी जो साबरमती रेल को जिसके एक डिब्बे को जलाया गया था गोधरा में, और उसके बाद से यानी एक चुनी हुई सरकार का सर्वोच्च प्रतिनिधि यानी क्रिया की प्रतिक्रिया की बात करता है ना, यानी इस तरह से वो नरसंहार को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। वो एक विचित्र किस्म का परिवर्तन था हमारे हमारे देश की राजनीति में। और हम ये कह सकते हैं कि आज जो उभार है सांप्रदायिक ताकतों का, इस उभार को वहां से शक्ति मिलती है। एक किस्म का उन्होंने उसकी वेधता को अर्जित करने की कोशिश की, है ना। और अभी हम देख रहे हैं कि हाल ही के दिनों में कई ऐसे लोगों ने जो उस किस्म के नरसंहार की तरफदारी करते हैं, जो उस किस्म के सांप्रदायिक विद्वेष की तरफदारी करते हैं, उन्होंने खुलकर ये कहा है कि अब वो अवसर है कि फिर से सन 2000 वाला जो रूप है, जो विराट रूप है, उसे दिखाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। मुझे ये लगता है आपने एक महत्वपूर्ण चिंता की तरफ ध्यान आकर्षित किया है कि ये जो सांप्रदायिकता की, ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पे फासिज्म की जो परियोजना हमारे देश में चलाई जा रही है, उससे लड़ने के लिए जो प्रगतिशील जनवादी ताकतें हैं, उनकी कोशिशें काफी उनकी कोशिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि वे नीचे के स्तर पे नहीं पहुंच रही हैं, है ना। या जितनी व्यापकता उन्हें अर्जित करना चाहिए, जितनी गति उनको दी जानी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। कॉमरेड, मुझे ये लगता है कि इस समय यानी एक तो हमको अपना आत्मविश्लेषण और आत्मावलोकन करना ही चाहिए कि कहाँ हमारे संगठन या हमारे संगठनों की ताकत कहाँ कमजोर होती है, या हमारी नीतियों में या हमारी रणनीतियों में कहाँ क्या कमी रह जाती है। इसका तो हमको आत्मावलोकन करना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि इस समय देखिए, जो दरअसल हमारे देश में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पे जो फासिज्म पैदा हुआ है, इसको कारपोरेट ने भी गति दी है, क्योंकि कारपोरेट के लिए यह मुफीद है। यानी एक समय विशेष तक ये था कि जब भारतीय कारपोरेट अंतर्राष्ट्रीय कारपोरेट से अलगाव महसूस करता था, तब तक वो भारत में जो धर्मनिरपेक्षता और जनतांत्रिकता के जो मूल्य थे, उनको सपोर्ट करता था। लेकिन अब एक समय आ गया है जब उसके लिए हिंदू जो सांप्रदायिकता है वो मुफीद है। तो आज जो कारपोरेट है, आप देखिए धड़ल्ले से वो कारपोरेट, यानी दरअसल हम हिंदू फैसिज्म की जिस सरकार को आज देख रहे हैं, हम सब ये जानते हैं, यानी ये हर कोई जानता है कि वो किन कारपोरेट घरानों की कठपुतली है ना। और जिन कारपोरेट घरानों की वो कठपुतली है, ये बड़ा विचित्र है कि पिछले 1-1.5 वर्षों में जबकि देश की आर्थिक जो परिस्थिति है वो निगेटिव, यानी उसका ग्रोथ निगेटिव हो रहा है, ऐसे समय में जबकि करोड़ों लोग अपना रोजगार खो चुके हैं, जबकि यानी महामारी के कारण जो लॉकडाउन लगाना पड़ा, जो घरबंदी लगानी पड़ी, उसमें आम आदमी के रोजगार पे, उसमें हमारे रोज काम करने वाले लोगों पे, उसमें हमारे व्यवसायियों पे, उसमें हमारे तमाम क्षेत्र के लोगों पे, तमाम रोजगारों पे विपरीत असर पड़ा। लेकिन यह अचरजकारी है कि जो विशेष घरानों ने इस पूरे समय में अकल्पनीय अपनी आर्थिक उन्नति की, व्यक्तिगत तौर पे और अपने उद्योग घरानों के तौर पे, तो दरअसल इन घरानों की जो इस रणनीति में हिंदुत्व की जो विचारधारा है, जो संकीर्ण विचारधारा है, जो तोड़ने वाली विचारधारा है, उसको कारपोरेट का सहयोग और कारपोरेट का पैसा मिल रहा है। देखिए, ये कारण नहीं है कि इस समय एक घराने विशेष का हमारे देश की जो मुख्य धारा का मीडिया है, उसमें 70-80-90% यानी उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण है ना, मिल्कियत में हिस्सेदारी है। तो ये अकारण नहीं है कि आज जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो गोदी मीडिया की तौर पे निरपेक्ष और कोई इस तरह का विश्लेषण नहीं करता है, बल्कि वो सरकार के भोपू की तरह बात करता है, सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात करता है। इसलिए आपके पास यानी जो इसकी जो विरोधी संगठन है और जो निचले स्तर पे भी काम कर रहे हैं, गांव के स्तर पे भी काम करने की कोशिश करते हैं, उनके पास जो संसाधन है, उनके पास अपने खुद के संसाधन है और निश्चित रूप से उनकी सीमा है।
तो जो आपका सवाल है कि बावजूद एक अच्छी विचारधारा के और बावजूद एक कमिटमेंट के, प्रतिबद्धता के, एक अच्छे सरोकार के, क्यों नहीं प्रगतिशील जनवादी विचारधाराएं नीचे तक पहुंच पा रही या कारगर रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रही। इसका एक मुख्य कारण मुझे लगता है कि जिस तरह से कारपोरेट इस सरकार को जो मदद कर रहा है, और कारपोरेट अपने हितों के कारण, क्योंकि आप ये देखिए कि हमारे पिछले कुछ वर्षों में, जबकि खास तौर से पिछले 1 वर्ष में ही, जबकि हम महामारी के कारण एक संकट काल में हैं, उसी काल में आप मजदूर विरोधी कानून पास करते हैं, उसी काल में आप श्रम सुधार के नाम पे मजदूरों को, किसानों के विरोध में आप कानून पास करते हैं, और तीसरा आप शिक्षा नीति के बदलाव का कानून पास करते हैं, और उनको अध्यादेशों के माध्यम से करते हैं, है ना। इससे भी ये समझ में आता है कि अध्यादेश, देखिए अध्यादेश तब जारी किए जाते हैं जब कोई इमरजेंसी हो, जब कोई अचानक करना हो, लेकिन ये कानून जब हमारी संसद में लाए गए अध्यादेशों के माध्यम से, क्योंकि लॉकडाउन के कारण तो संसद नहीं चल रहा था, तो संसद न चलते हुए भी आपने किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और शिक्षा विरोधी, यानी एक ऐसा कानून, शिक्षा के नाम पे एक ऐसी नीति जो हमारे जैसे देश में, कि जहां पिछले कई दशकों से दलित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, ऐसे वर्गों के लोग औपचारिक शिक्षा से गरीबी के कारण, पहुंच न हो पाने के कारण दूर हैं, पहले से ही वंचित है वो लोग, है ना। अब आप एक ऐसी शिक्षा नीति बनाने जा रहे हैं जो मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर में होगी, और उसके कारण ये जो गरीब और वंचित तबका है वो उससे और वंचित होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो एक मुख्य कारण, कि ये जो गोदी में, जिसको हम कह रहे हैं कि ये कारपोरेट परस्त मीडिया, कारपोरेट का गुलाम मीडिया, और जो अपरोक्ष से भी नहीं, अब तो सीधे सीधे सरकार के एजेंडे को खुल के रख रहा है ना, और उसकी निरपेक्षता जो कम हुई है वो हम जैसी ताकतों के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती के रूप में सामने होती है, क्योंकि अब हमको केवल सरकार से नहीं लड़ना है। तीसरा, जैसे कि आपने शुरुआत में जिक्र किया कि जो स्वतंत्र आवाजें हैं, देखिए महामारी आने से पहले इस देश में राष्ट्र स्तर पे सीएए, एनआरसी, इसके विरोध में जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन से संबंधित कई लोगों को यूएपीए की तरह गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जिसमें आप सरकार विरोधी अगर कोई रवैया दिखाते हैं, सरकार के विरोध की बात करते हैं, तो अब सरकार को ही देश या राष्ट्र मान लिया गया, यानी दरअसल आप राष्ट्र की और देश की अवधारणा और कल्पना के साथ कोई न्याय नहीं कर रहे, आप दरअसल उसको जानते ही नहीं। तो अब आपने अगर मान लीजिए सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बात कही है, तो आपको देश विरोधी करार दिया, आपको राष्ट्र विरोधी करार दिया, और इस आधार पे ऐसे कई महत्वपूर्ण आवाजों को, जो जनता की बात कर रहे थे, जो गरीब तबके की बात कर रहे थे, जो अल्पसंख्यकों की बात कर रहे थे, जो आदिवासियों की बात कर रहे थे, उन सबको, जो मानवाधिकार की बात कर रहे थे, उन सबको यूएपीए में, यानी हमने देखा है कि पिछले 3-4 वर्षों में लगातार यूएपीए का दुरुपयोग करते हुए ऐसी सभी आवाजों को जेल में बंद कर दिया गया है। और तीसरा एक और संकट है, यानी तीसरा एक और बड़ा खतरा है कि न्यायपालिका एक जो तरह से हमारे लिए एक उम्मीद की, यानी एक उम्मीद का ठोर होता था, जब ये महसूस होता था कि न्यायपालिका कोई न्याय करेगी, लेकिन पिछले कई, बावजूद इसके कि अभी भी न्याय पे हम लोगों की उम्मीद बची हुई है, हम ये उम्मीद करते हैं कि अंततः न्यायपालिका ही हमको बचाएगी, लेकिन ऐसे अनेक फैसले हुए हैं जिससे ये महसूस होता है कि न्यायपालिका भी कई बार सरकार की तरफदारी या उसके कई निर्णयों के जो विवादास्पद निर्णय हैं, उनसे ये महसूस होता है कि क्या वे भी संविधान प्रदत्त जो ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है, उसके तहत किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये सारी चुनौतियां हैं, मुझे लगता है ये चुनौतियां बड़ी कठिन हैं, और इनसे लड़ने के लिए तत्काल में ऐसा कोई हल नहीं होता है, लेकिन जिस तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिस तरह से लोग परेशानियों में हैं, लोग एकजुट हो रहे हैं, लोग असंतोष में हैं,
वक्त वक्त के साथ शायद असंतोष को कंसोलिडेटेड किया जा सकेगा, इसको एकजुट किया जा सकेगा, और जब ये हो जाएगा तब निश्चित रूप में एक व्यापक संघर्ष इस देश में पैदा होगा। हमने अतीत में भी देखा है कि जनता को दबाए जाने से जो असंतोष पैदा होता है वो एक विस्फोट की तरह फूटता है। तो इस समय जो प्रगतिशील जनवादी ताकतें हैं उनको बगैर किसी भय के और बगैर किसी अवरोध के अपनी कम उपस्थिति और अपने कम संसाधनों के बावजूद एकजुट होकर और लगातार लोगों को लामबंद करते हुए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहिए। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कॉमरेड कुलकर्णी जी। मैं कुछ चिंताओं को आपसे और साझा करना चाहता हूं। आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले तक देश का माहौल ऐसा था कि ये फांसीवादी ताकतें अपना एजेंडा छुपाती थी। कहीं कुछ शर्म था, कहीं कुछ लिहाज था, एकदम से खुल के हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू धर्म पे बेस्ड राष्ट्र और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात छुपाई जाती थी। लेकिन अब हालत ये है कि खुल के कहती हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें सांस्कृतिक एक ही संस्कृति, एक ही धर्म का देश बनाना है। अब यहाँ जो मैं आपसे चिंताजनक परिदृश्य में जो आपसे अपनी एक चिंता साझा करना चाहता हूँ कि हम प्रगतिशील जनवादी सेकुलर ताकतें जब इन कट्टरपंथी ताकतों का विरोध करते हैं तो हमें राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाता है, हिंदू धर्म का विरोधी घोषित कर दिया जाता है। जबकि सही बात यह है कि हिंदू धर्म पे आधारित राष्ट्र का विरोध करना हिंदू धर्म का विरोध नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विरोध करना किसी एक संस्कृति का विरोध नहीं है। तो ये जो चिंताजनक परिदृश्य है ये आक्रामक हमको होना चाहिए, लेकिन वो फांसीवादी ताकतें आक्रामक होके हमको सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही हैं। हमको अपनी सही बात कहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इस चिंताजनक परिदृश्य में मनोज जी हमारे काम करने की रणनीति क्या हो, हम कैसे बताएं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है। हिंदू एक धर्म है लेकिन हिंदुत्व एक फांसीवादी राजनीति है। उसी तरह संस्कृति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब क्या है मैं समझता हूँ। इस के बारे में कुछ बोल मनोज जी। देखिए आपने एक महत्वपूर्ण चिंता की तरफ ध्यान आकर्षण किया है। दरअसल यह भी एक गलतफहमी है कि ये लगातार देश की जनता में ये गलतफहमी पैदा की गई है कि जो सेकुलरिज्म है वो किसी एक धर्म के विरोध में है, या वो साफ साफ कहें तो हिंदू धर्म के विरोध में है और मुस्लिम परस्त है ना, मुस्लिमों का तुष्टीकरण करता है। ये गलतफहमी लगातार पैदा की गई। देखिए दरअसल जो पहले भी अपन ने बात की है कि हमारे जो संविधान बना था, संविधान ने चूंकि भारत ऐतिहासिक तौर पे और सांस्कृतिक तौर पे इतना बहुभाषा, बहुधर्म और सांस्कृतिक तौर पे इतनी बहुलता थी हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम धर्म विश्व के तमाम धर्म हैं। उसके बाद जो वैदिक धर्म, जिसको हिंदू की बजाय वैदिक धर्म अगर हम कहें, तो उस वैदिक धर्म से जो धाराएं बाद में उसके विरोध में जो आध्यात्मिक धाराएं, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, चारवाक की वैचारिक धारा हो, ये सब फले फूले है ना, और इनका सह अस्तित्व हजारों वर्षों से बनाया। उसके बाद जो बाहर के धर्म आए, चाहे वो यहूदी आए हो, पारसी आए हो, इस्लाम आया हो या क्रिश्चियनिटी आई हो, उनको भी इस देश की भूमि ने स्वीकार किया, पनपने और फलने दिया। तो इस तरह से हजारों वर्षों में, सैकड़ों वर्षों में यहाँ पर बहुभाषा के लोग रह रहे हैं। हमारा भूगोल भिन्न है ना, खान पान के तरीके भिन्न है। तो इस तरह अगर किसी एक छोटे भूभाग वाले देश में ये संभव है कि सब लोग एक जैसी वेशभूषा रखे, सब लोग एक जैसा खान पान रखे, सब लोग एक जैसा सोचें, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में ये कभी था ही नहीं है ना। पहले भी इस तरह के वैचारिक और आध्यात्मिक मतभेद थे, पहले भी इस तरह की भिन्नताएं थी, लेकिन एक बदमाशी के तहत एक एजेंडा बनाया गया कि और जिसको एक नाम दिया गया हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान।
है ना। तो जब विभाजन के समय जब दो राष्ट्रों की कल्पनाएं पेश की गई थी कुछ बंटवारे वाली ताकतों के द्वारा, तो मुसलमानों का एक देश पाकिस्तान बनाना था, तो उसके बरक्स हिंदुओं का एक देश हिंदुस्तान बनाने की बात होने लगी थी। लेकिन हमारे संविधान निर्माता और हमारे उस समय के जो राष्ट्र नेता थे, वो इतने समझदार, इतने प्रगतिशील और इतने बौद्धिक थे कि वो इस देश के इतिहास को जानते थे, इस देश की परंपराओं को जानते थे, इन्हें जो व्यापक परंपराएं थी जो दरअसल हमारी परंपराएं हैं। तो इस देश की जो वास्तविक परंपराओं में जिसमें तमाम धर्म शामिल है, उसमें देखिए दरअसल धर्म को आप अगर कर्मकांड तक सीमित कर देते हैं तो वास्तविक रूप से धर्म नहीं रह जाता। जैसे आपने शुरुआत में कहा था, अब आप ये देखिए कि धर्म के यानी जो मूल तत्व हो सकते हैं, यानी जिसमें भाईचारा हो सकता है, जिसमें प्रेम हो सकता है, जिसमें अहिंसा हो सकती है, जिसमें अमन के संदेश हो सकते हैं, इनको दरकिनार करके आपने कुछ कर्मकांडों को कि गाय को, गोबर को, है ना, यानी ऐसी चीजों को, यानी प्रतीकात्मक ऐसे प्रतीकों को जो लोगों को ज्यादा मुफीद लगेगी, यानी अगर आप भाईचारे की बात करेंगे तो उसका पालन आसान नहीं होगा, लेकिन आप गौ रक्षा की बात करेंगे तो उसके कारण आप लोगों को उत्तेजित कर सकते हैं और लोगों को उत्तेजित करके मॉब लिंचिंग करा सकते हैं। हमने देखा है कि गाय के नाम पे उत्तेजित करके मॉब लिंचिंग हमारे देश में कई स्थानों पे हुआ है ना, अल्पसंख्यकों को बकायदा भीड़ में पीट पीट के मार डाला। तो ये धीरे धीरे इस एजेंडे को, यानी खास तौर से धर्म की व्यापकता को और धर्मों के सह अस्तित्व को और धर्म के आपसी आदान प्रदान को, देखिए लोकतंत्र की खासियत ये होती है कि वहां पर हर धारा को अपनी बात कहने का हक होता है ना, और जो बहुमत की बात सुनी जाती है, लेकिन बहुमत का मतलब बहुसंख्यकवाद नहीं होता है। इन्होंने बदमाशी पूर्वक तरीके से बहुसंख्यकवाद को बहुमत में परिवर्तन, यानी बहुसंख्यकवाद को ही बहुमत मानने का या लोगों को मनवाने का एक तरीका निकाला, और जो एक कुटिल यानी एक चाल है, एक बदमाशी है, एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। तो इस साजिश को लगातार यानी लोगों तक पहुंचाना होगा और ये भी समझाना होगा कि दरअसल देखिए हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए, तो हर आदमी स्वतंत्र है, यानी उसका जो भी धर्म है उसका पालन करने के लिए वो स्वतंत्र है, वो अपने प्रार्थना करने के लिए स्वतंत्र है, अपना प्रार्थना गृह बनाने के लिए स्वतंत्र है, अपनी पूजा की पद्धति को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करें, है ना। आप अपना सहअस्तित्व बनाए रखिए, आप अपने धर्मों का पालन कीजिए। लेकिन ये जो विचारधारा है ये जानबूझ करके, देखिए जब जिस हिटलर से या जिस नाजीवाद से, यानी नाजी परंपराओं से, ये फैसिज्म से ये जो अपना वैचारिक आधार ग्रहण करती है, उसमें किसी एक धर्म को, किसी एक विचारधारा को विरोधी बनाने की एक कार्य प्रणाली शामिल है। उसी तरह जैसे कि हिटलर ने आर्य रक्त के नाम पे यहूदियों का संहार किया था, वैसे ही ये भारत में मुसलमानों को बाहरी होने के नाम पे उनका संहार करके और एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो कि किसी तरह से भी न तो आधुनिक है, न वैज्ञानिक है और न इस समय के हिसाब से है। इसलिए लगातार, क्योंकि अगर मनुष्यता का विकास जो होगा तो विकास का मतलब ये होगा कि हम समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, है ना, सह अस्तित्व, शांति, इन मूल्यों पे चले और इन मूल्यों के आधार पर ही हम एक नए और अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हिंदुत्व की परियोजना को लगातार नकारा जाना चाहिए और हिंदुत्व की परियोजना को हिंदू धर्म के नाम पे अगर ये परियोजना चलाने की, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत व्यापक था, हिंदू धर्म बहुविध था, हिंदू धर्म की कोई एक पुस्तक नहीं है, हिंदू धर्म का कोई एक कोई महापुरुष नहीं है, उसमें सैकड़ों देवता हैं, उसमें सैकड़ों पूजा पद्धतियां हैं, उसमें सैकड़ों अलग अलग किस्म के ग्रंथ हैं, उनकी पूजा पाठ परंपराएं हैं। तो इसलिए उसका कोई एक रंगी थी ही नहीं, तो उसको एक रंगी बनाने का, यानी उसको एक केसरिया रंग पोत देने का या उसको एक फ्रेम में बांधने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, मुझे लगता है उस षड्यंत्र को इस तरह से लगातार बेनकाब किए जाने की जरूरत है। और जो वास्तविक धर्म है उसकी, यानी देखिए वास्तविक धर्म का, यानी चाहे हम नास्तिक हो सकते हैं लेकिन हमने किसी वास्तविक धर्म का कोई विरोध नहीं है,
और जैसे स्वतंत्रता हमको है हमारा विचार रखने की, वैसे किसी एक धर्म के पालन करने वाले को उसका धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर ये जबरदस्ती करने की वो कोशिश करेगा कि यही धर्म ठीक है और इसी धर्म के अनुसार सारी चीजें चलनी चाहिए, तो उसका विरोध करने की जरूरत है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। अब चूंकि इस कार्यक्रम में 5 मिनट या 6 मिनट हैं, तो मैं आपसे 2 बातें और पूछना चाहूंगा, अपनी चिंताएं साझा करना चाहूंगा कि फांसीवाद एक राजनीति है, हम सब जानते हैं। तो इस फांसीवाद का प्रतिरोध करने के लिए जो राजनीतिक संघर्ष होना चाहिए, तो वो कौन सी राजनीति हो, किस राजनीतिक चेतना की आवश्यकता है? मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में आप ये बात बताएं, फिर आपसे एक प्रश्न और करूंगा। ये एक राजनीतिक संघर्ष, इसके लिए किस राजनीतिक चेतना की? जी जी हाँ, फांसीवाद से आप जो प्रश्न उठा रहे हैं कि फांसीवाद से संघर्ष केवल जनवादी और प्रगतिशील विचारों के द्वारा ही संभव है ना। जब हिटलर की जर्मनी का प्रभाव हुआ था, उसको भी एक प्रगतिशील विचारधारा ने ही रोका था। तो प्रगतिशील विचारधारा ही, प्रगतिशील और जनवादी और भारतीय परिस्थितियों में एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक जनवादी ताकत ही इसको रोक सकती है, इसलिए उसको मजबूत किए जाने की जरूरत है। नहीं, आपने ठीक कहा कि इसका मुकाबला केवल प्रगतिशील जनवादी ताकतें, और अगर राजनीतिक चेतना है तो वामपंथी राजनीतिक चेतना ही इसका नेतृत्व कर सकती है। अब एक चिंता मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूँ कि जाहिर है फांसीवाद से लड़ने के लिए एक व्यापक मोर्चा बनाने की आवश्यकता है। तो इस व्यापक मोर्चा बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? वो दूसरे लोग जो घोषित रूप से प्रगतिशील जनवादी नहीं हैं, लेकिन सांप्रदायिकता और फांसीवाद को खराब मानते हैं, तो उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, उनसे एक संवाद और संपर्क बनाने के लिए, और फिर अंततः भविष्य में एक व्यापक मोर्चा बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? जी देखिए व्यापक मोर्चा बनाए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अलग अलग है ना, अलग अलग जितने संगठन, जितनी ताकतें, जितने राजनीतिक दल जो प्रगतिशीलता की और जनवाद की बात करते हैं, उनकी ताकत इतनी नहीं है कि वो अकेले में इसका मुकाबला कर सके। इसलिए एक व्यापक मोर्चे की बहुत जरूरत है। और ये व्यापक मोर्चा मुझे लगता है आज की परिस्थितियों में मुख्य रूप से है ना, जिसको हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ना, एक साझा कार्यक्रम की बात करते हैं, तो वो साझा कार्यक्रम ये होना चाहिए संविधान बचाइए। यानी इस समय सबसे बड़ा खतरा आपके संविधान पे है, और संविधान के जो मूल्य हमारे देश में 1950 में वो लागू हुआ 47 के बाद, तो संविधान की हमारी जो परंपराएं हैं, संविधान ने हमारे जो संविधान के, देखिए ये जो आज की जो सरकार है, इसने कई संवैधानिक ताकतों का, संवैधानिक परंपराओं का, संवैधानिक संस्थाओं का उसको भी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए सारे के सारे दल है ना, उनकी राजनीतिक विचारधारा जो भी हो, लेकिन अगर वे जनतंत्र के पक्ष में हैं, अगर वे धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में हैं, अगर वे भारत के बहुभाषी बहुरंगी होने के पक्ष में हैं, तो उनका सबसे पहला और एकमात्र एजेंडा आज की परिस्थितियों में संविधान बचाने का होना चाहिए। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि आज की जो फांसीवादी ताकतें हैं, इनका भारतीय संविधान में कोई भरोसा नहीं है, और वे बारंबार मनुवाद की बात करते हैं, है ना, और कई बार वे इस संविधान को बदल देने की बात भी करते रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि व्यापक मोर्चे की बहुत जरूरत है, और व्यापक मोर्चे को संविधान का जो मूल ढांचा है उसकी रक्षा के नाम पे, है ना, उसके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे निर्मित किया जा सकता है, गठित किया जा सकता है। आपने बहुत बड़ी बात कही। मैं हम चूंकि उन जन आंदोलनों में साथ शामिल थे, जिस तरह CAA के खिलाफ जो पूरे देश में 1 साल तक जन आंदोलन हुए, उसमें एक व्यापक मोर्चा हम लोगों ने बनाया था। वो तमाम दल और संगठन जिनसे हम कई मुद्दों पर सहमत नहीं थे, लेकिन CAA के विरोध के खिलाफ एक साथ थे। हम बनाए, हमें विश्वास है कि हम इनको बना सकेंगे। तो सारे मतभेदों को भुलाते हुए इस संविधान को बचाने के मुद्दे पर
तो फारसीवाद का विरोध करने के लिए और जन शिक्षण करने के लिए हमको एक व्यापक मोर्चा खोलने की बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज जो आपसे बातचीत हुई वो इस समय संकटों और संकटों से निपटने जनवादी ताकत की क्या भूमिका है, हम लोग इस संकट को किस तरह से महसूस करते हैं, ये एक दस्तावेज बन गई है आज की आपकी हमारी बातचीत। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको क्रांतिकारी अभिवादन, आपको लाल सलाम, और लाल सलाम सुनने समझने सीखने और इसके साथ चलने वाले सभी साथियों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। मनोज कुलकर्णी जी, आपको लाल सलाम। लाल सलाम। धन्यवाद जी लाल सलाम। राजनीतिक टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, नेता घमंडी हो चुके हैं, पार्लियामेंट की इमारत हैरान सी दिखाई दे रही है, मानो पूछ रही है ये क्या हो रहा है। प्रजातंत्र के समापाच अक्षर मानो बिखरे से दिखाई दे रहे हैं। धर्म पर राजनीति हावी है या राजनीति पे धर्म, कुछ तो कहना होगा, कुछ तो करना होगा।